Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the structure of human sperm. तो sperm is also called as spermatozoon or animal seed or male gamete. स्पर्म्स में हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम इसको n नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बाद में ये एग के साथ कंबाइन हो जाएगा और एग में भी इटसेल्फ हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। तो जब हेप्लॉइड के साथ कंबाइन हो जाएगा तो जो नॉर्मल नंबर है क्रोमोसोम का उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा। स्पर्म इज अ माइन्यूट स्ट्रक्चर, इट इज़ माइक्रोस्कोपिक and its shape is like that of tadpole shaped. The lifespan of sperm after their ejaculation is 24 to 48 hours. Mean they can survive up to 1 or 2 days. And during that time they are able to penetrate inside an ovum or they can fertilize an ovum. स्पर्म्स को नॉर्मली अल्कलाइन मीडियम पसंद होता है और जो सीमन इजोकुलेशन के दौरान में इजोकुलेट होता है उसकी क्वांटिटी होती है 2 से लेकर 5 ml तक, जिसमें पर ml 20 से 150 मिलियन स्पर्म्स मौजूद रहते हैं। और अगर हम पर डे के हिसाब से स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म की क्वांटिटी देखें तो पर डे एक हेल्दी मैन के अंदर 400 मिलियन स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। स्पर्म्स की प्रोडक्शन मेल की बॉडी में टेस्टिस के सेमिनिफिडस ट्यूब्यूल्स में होती है, लार्जली अंडर द कंट्रोल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब हम ह्यूमन के स्पर्म के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। जो हेड है उसमें 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्रोसोम और दूसरा पार्ट है इसका न्यूक्लियस। इस हेड के नीचे एक छोटा सा पोर्शन होता है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का, उसको हम बोलते हैं नेक रीजन। और इस नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल्स मौजूद रहते हैं, एक को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरे को हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। नेक के नीचे फिर एक पार्ट आ जाता है इस स्पर्म का, दैट इज कॉल्ड एज मिडिल पीस, और इसको हम पावर हाउस ऑफ द स्पर्म भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद रहते हैं जो कि ATP की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और जो लास्ट पार्ट यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का, उसको हम बोलते हैं टेल या फ्लैजेलम, जो कि स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। स्पर्म एक सिंगल सेल होता है, इसके आउटर जो लेयर मौजूद होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा किसी किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर स्पर्म को नहीं सराउंड कर रही होती हैं। इसके बरक्स अगर हम ओवम का स्ट्रक्चर देखें तो ओवम को कुछ प्रोटेक्टिव लेयर सराउंड कर रही होती है, लेकिन कोई प्रोटेक्टिव लेयर स्पर्म को नहीं सराउंड कर रही, जस्ट उसकी अपनी ही आउटर लेयर यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। तो हम स्टार्ट करते हैं हेड रीजन से। अब हम इसके हर एक पार्ट के डिटेल जो फंक्शंस हैं उसको हम स्टडी करते हैं। तो हेड में जो एक्रोसोम मौजूद है वो इस स्पर्म के इंटीरियर टॉप रीजन पे मौजूद होता है और ये इस न्यूक्लियस को एक कैप की तरह कवर कर रहा होता है। एक्रोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इस एक्रोसोम का एक जो इंटीरियर जो एंड है वो पॉइंटेड होता है। अ टाइप ऑफ लाइसोसोम, ये एक कैप-लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पर्मेटिड के गोल्जी बॉडीज़ ने बनाया हुआ होता है और इसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो स्पर्म लाइजीन्स एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जिसमें सबसे मेजर एंजाइम है हाइल यूरिनिडेज। जो एक्रोसोम है उसका क्या काम होता है, जब स्पर्म एग के करीब आ जाता है तो एग को जो प्रोटेक्टिव लेयर सराउंड कर रही है उन प्रोटेक्टिव लेयर्स के एक ख़ास पॉइंट के साथ स्पर्म को अटैच करवाना, ये इस एक्रोसोम का काम होता है। और जब वो अटैच हो जाएगा तो फिर उन प्रोटेक्टिव लेयर्स के ऊपर ये एक्रोसोम अपने प्रोटीयोलिटिक एंजाइम्स छोड़ देगा, तो वो जो प्रोटेक्टिव लेयर्स है वो रप्चर हो जाएगी और फिर जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो उस ओवम के अंदर इंटर हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि जो स्पर्म है वो पूरा का पूरा ओवम के अंदर नहीं चला जाएगा, जस्ट ओवम के अंदर स्पर्म का न्यूक्लियस जाता है।
बकिया जो भी स्पर्म का पोर्शन होगा, यानी कि उसका जो मिडिल पीस है या जो उसका टेल रीजन है, तो वो बाहर ही रह जाएगा। जस्ट ओवम के अंदर उसका न्यूक्लियस भिजवा दिया जाएगा। तो ये हमने एक्रोसोम का जो स्ट्रक्चर है और जो उसके इंजाइम्स वगैरह हैं उनका हमने स्टडी कर लिया कि फर्टिलाइजेशन के लिए एक्रोसोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पर्म को अटैच करवाना और जो अपने इंजाइम्स हैं उनकी मदद से प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ ओवम को रप्चर करवाना, ताकि न्यूक्लियस इंटर हो जाए इनसाइड द ओवम। तो इस चीज़ के लिए एक्रोसोम काम कर रहा होता है। अब हम हेड में मौजूद दूसरे जो इसका पार्ट है उसको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एक नॉर्मल न्यूक्लियस ही की तरह एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो न्यूक्लियस है ये इंटीरियर रीजन से इस तरीके से हल्का सा पॉइंटेड होता है, लेकिन इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें एक डिप्रेशन मौजूद रहती है। ओवरऑल न्यूक्लियस ओवल शेप्ड होता है। न्यूक्लियस में हाफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मौजूद रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एन लिखा हुआ है। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि डीएनए और क्रोमोसोम वो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। तो जो न्यूक्लियस का क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में अरेंज हुआ होता है। तो न्यूक्लियस स्पर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो ओवम है या जो रिजल्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसको फादर की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देना इस न्यूक्लियस का काम होता है। इस न्यूक्लियस की वजह से ही जो फादर की इन्फॉर्मेशन है तो वो अपने रिजल्टिंग ऑस्प्रिंग की तरफ ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये हमने हेड में मौजूद एक्रोसोम और न्यूक्लियस के फंक्शन को स्टडी कर लिया। अब हम नेक रीजन को स्टडी करते हैं। नेक रीजन में सेंट्रियोल्स मौजूद रहते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरे को हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। इन दोनों सेंट्रियोल के डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। वैसे नॉर्मली जो सेंट्रियोल का काम होता है वो होता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना। स्पिंडल फाइबर्स हम धागों को कहते हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे और फिर क्रोमोसोम को अपने एक पोल की तरफ खींचेंगे। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये छोटा होता है और ये उस डिप्रेशन में मौजूद होता है जो कि न्यूक्लियस बना रहा होता है। जब न्यूक्लियस ओवम के अंदर जाता है तो ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी चुपके से न्यूक्लियस के साथ ओवम के अंदर ही चला जाता है, क्योंकि ये उस न्यूक्लियस के डिप्रेशन में पड़ा हुआ होता है। तो उस ओवम के अंदर जाके भी ये क्या करेगा, उस ओवम में जिसको अब हम रिजल्टिंग जाइगोट कह रहे हैं, तो उसमें ये माइटोटिक डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वहाँ पे जाके ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है। तो जो फर्स्ट डिवीजन होती है जाइगोट की उसके लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम डिस्टल सेंट्रियोल को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम दोनों सेंट्रियोल की जो पोजीशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो दो सेंट्रियोल्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर मौजूद होते हैं। अगर एक इस तरीके से है तो दूसरा उसके एट राइट एंगल मौजूद रहेगा। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये इंटरनली लंबे लंबे पाइप लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये इस तरीके से लंबे लंबे से प्रोटीन्स होते हैं। और ये जो पाइप्स हैं जिसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रहे हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हम इनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल और इस ट्यूबुलिन की अरेंजमेंट है उसको भी हम देख लेते हैं। यह है सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ होता है। ये जो लंबे लंबे से पाइप्स इसमें पड़े हुए हैं इसको हम इस एक पाइप को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये इस तरीके से स्मॉल यूनिट्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो साइड्स पे कुछ ग्रुप्स की सूरत में अरेंज हुए होते हैं और इन ग्रुप्स का नंबर होता है 9। और इस 9 में ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट की सूरत में अरेंज है, मतलब ये 3 अरेंज है एक ग्रुप में, ये दूसरे ग्रुप में अरेंज है। तो इस तरीके से टोटल 9 ग्रुप बना रहे होते हैं, जबकि सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद नहीं होता है। तो इसलिए हम इस किस्म की माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+0 अरेंजमेंट। 0 का मतलब है कि सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद नहीं है। तो ये एक सेंट्रियोल का इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब इस तरीके से ये दूसरा इसका पेयर होता है और हमने बात की कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एट राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर पड़े हुए होते हैं।
तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स हैं यानी कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल, इनमें माइक्रोट्यूब्यूल की जो नंबरिंग है ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ये साइज़ में छोटा होता है, लेकिन जो डिस्टल सेंट्रियोल्स हैं इसके माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट भी डिफरेंट है और उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है। थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ेंगे। जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है उसमें तो 9+0 की अरेंजमेंट है, ये हमें समझ आ गई है कि 9 का ग्रुप है और उसमें ट्रिपलेट की सूरत में माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज हुए हैं। और 0 का मतलब ये है कि सेंटर में कुछ भी नहीं है, मतलब कि कोई माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज नहीं है। लेकिन अब डिस्टल सेंट्रियोल को देखें। डिस्टल सेंट्रियोल में ये अरेंजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें 9+2 की अरेंजमेंट है। 9 का ग्रुप तो है लेकिन 9 में ट्रिपलेट नहीं है। ये मैंने ऊपर 3 यहाँ इसके लिखा हुआ है और इसके नीचे मैंने 2 लिखा हुआ है। तो 9 का ग्रुप है बट वो डबलेट की सूरत में अरेंज है। और +2 का क्या मतलब होगा? +2 का मतलब ये है कि सेंटर में भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होंगे। तो ये इस तरीके से प्रॉक्सिमल और जो डिस्टल सेंट्रियोल है तो उनकी अरेंजमेंट, माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होती है। डिस्टल में इस तरीके से होती है, 2 सेंटर में और साइड्स के ऊपर 9 का ग्रुप और हर एक ग्रुप में फिर डबलेट्स। तो जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये परपेंडिकुलर मौजूद होता है अपने प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल के, और ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये टेल बनाता है। टेल कैसे बनाता है इसको अब हम स्टडी करते हैं। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है। 2 सेंटर में है और साइड्स पे 9 का ग्रुप जिसमें मौजूद हैं डबलेट की सूरत में माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इस तरह लंबे लंबे हो जाते हैं। प्रॉक्सिमल के छोटे छोटे होते हैं लेकिन जो डिस्टल वाले हैं वो लंबे लंबे हो जाते हैं और इस तरीके से ये एक फ्लैजेलम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक टेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो हमारे पास इसकी लंबे लंबे ट्यूब्स हैं तो इन्हीं से स्पर्म की टेल बनी हुई होती है। तो हमें समझ आ गई कि जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये टेल बनाता है। अब ये जो इसके लंबे लंबे माइक्रोट्यूब्यूल्स आए हुए हैं टेल रीजन तक इस तरीके से पूरा उसको कवर कर रहे होते हैं, तो इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। 9+2 अरेंजमेंट, होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। ये माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट होती है डिस्टल सेंट्रियोल की। तो जो टेल है वो इंटरनली एक्सियल फिलामेंट से बना हुआ है। एक्सियल फिलामेंट इस डिस्टल सेंट्रियोल के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि 9+2 के अरेंजमेंट होते हैं, जबकि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है उसमें 9+0 की अरेंजमेंट रहती है। तो 2 सेंट्रियोल हैं, इस प्रॉक्सिमल का काम स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करना और इस डिस्टल का काम अपनी माइक्रोट्यूब्यूल से एक्सियल फिलामेंट बनाना और उससे टेल बना देना। तो जो टेल है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पता चल चुका है कि ये एक्सियल फिलामेंट से बना हुआ है। इसको हम मज़ीद नहीं डिस्कस करेंगे। अब जो मिडल पीस है इसको हम डिस्कस करते हैं। मिडल पीस इस नेक के नीचे एक लंबा सा और एक ब्रॉड सा पोर्शन होता है। अब ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है इसके एक्सियल फिलामेंट यानी इसके माइक्रोट्यूब्यूल इस मिडल पीस से रन करते हुए टेल एरिया को कवर कर रहे हैं। तो जो मिडल पीस है इसमें ग्रुप की सूरत में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद रहते हैं और वो माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सियल फिलामेंट के अराउंड स्पाइरली अरेंज रहते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड अराउंड द एक्सियल फिलामेंट। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया मॉडिफाइड फॉर्म में है और उनका काम होता है कि उन्होंने एटीपी की प्रोडक्शन करनी है ताकि जो स्पर्म है वो एनर्जेटिक रहे। तो ये हमने स्पर्म के डिफरेंट पार्ट्स का डिटेल स्ट्रक्चर देख लिया। तो ऐसा रिवाइज कर लेते हैं। स्पर्म एक मोटाइल स्ट्रक्चर होता है और इतना भी आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन है उसके अंदर, मेल के अंदर फ्लैजेलेटेड सेल्स भी मौजूद रहते हैं जो कि स्पर्म्स होते हैं, जबकि फीमेल में फ्लैजेलेटेड सेल्स मौजूद नहीं होते हैं। स्पर्म्स के 4 पार्ट्स होते हैं, एक हेड है, नेक है, मिडल पीस है एंड टेल है। टेल की मदद से वो मूव कर सकता है। टेल को हम फ्लैजेलम भी कहते हैं। जो हेड रीजन है उसमें एक्रोसोम है। एक्रोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है लाइसोसोम की तरह और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स पड़े हुए हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। उन सबको कंबाइनली हम स्पर्म लाइजीन्स एंजाइम्स बोलते हैं क्योंकि ये स्पर्म के लिए ओवम की प्रोटेक्टिव लेयर्स की लाइसिस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस इंटर हो जाता है और न्यूक्लियस में
जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पड़ी हुई होती है, तो फादर की इन्फॉर्मेशन लेकर जाना ऑस्प्रिंग की तरफ, ये न्यूक्लियस का काम होता है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहते हैं। फिर हमने बात की सेंट्रियोल्स की, जो कि नेक रीजन में मौजूद होते हैं, तो दोनों सेंट्रियोल का काम एक दूसरे से डिफरेंट होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल चुपके से न्यूक्लियस के साथ ही ओवम में चला जाता है, तो वहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स यानी धागे बनाता है ताकि वहाँ पे डिवीजन को इनिशिएट कर सके। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट के लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल होता है। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है 9+0। जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो एक्सियल फिलामेंट्स बनाता है अपने माइक्रोट्यूब्यूल से, और जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो टेल बनाता है, और उसमें जो एक्सियल फिलामेंट में माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट है वो होती है 9+2 की अरेंजमेंट। और जो मिडल पीस है उसको, उसमें स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि यहीं से एक्सियल फिलामेंट होकर टेल की तरफ जाता है, तो उसी एक्सियल फिलामेंट के इर्द गिर्द ये स्प्रिंग की तरह अरेंज हुए होते हैं। और जो टेल है वो एक्सियल फिलामेंट से बना हुआ है, तो इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन स्पर्म।